नमस्कार दोस्तों, उड़ान इस अकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ान इस अकेडमी CGPSC मेंस 2024 की एक श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें पुराने पेपर के हर एक पार्ट के हर एक विषय के क्वेश्चंस का एक विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है संबंधित फैकल्टी के द्वारा। इसी क्रम में मैं आज उपस्थित हुआ हूँ इंडियन ज्योग्राफी को लेकर, जो पेपर नंबर 5 के भाग 2 में शामिल है, और कोशिश करते हैं कि इसका एक अच्छा विश्लेषण कर सकें कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसी हो गई है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस को हमें डील करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना विलंब किए। चलिए देखिए। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी है, जो पेपर नंबर 5 के भाग 2 में शामिल है, ये टोटल 50 नंबर का पेपर रहेगा, 50 नंबर का, जिसमें 2 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, वहीं 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, 8 नंबर के 2 क्वेश्चन और 10 नंबर के भी 2 क्वेश्चन होंगे और करके, जिनमें आपको बताना सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा। इस हिसाब से आप देखिएगा कि 6, 3, 9, 2, 11 और 12 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 12 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और इसमें 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए जो वर्ड लिमिट है वो 30 वर्ड की है। 30 शब्द की वर्ड लिमिट दी जाएगी कि आपको ज़्यादा एक्सीड नहीं होना है 30 शब्दों से। मैक्सिमम 30 शब्दों में आपके अपने आंसर को लिखना है। मतलब कई बार हमको ज़्यादा पता रहता है तो हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा लिख दें क्या, तो ऐसा नहीं है। आपको मैक्सिमम 30 शब्दों में अपने आंसर को लिखना है। भले ही आपके आंसर 20 शब्द में ही, 25 शब्द में ही क्यों ना ख़त्म हो जाए, आपको 30 से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 4 नंबर के लिए आपको 60 शब्द में लिखना पड़ेगा, और वहीं 8 नंबर के लिए आपको 100 शब्दों में अपने आंसर को लिखना होगा। वहीं 10 नंबर के लिए वर्ड लिमिट जो होगी 125 शब्द होगी, 125 शब्दों में आपको अपने आंसर को लिखना होगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ 4 पैटर्न है, क्योंकि भाग 2 की अगर हम बात करें तो भाग 2 में जितने भी विषय आएंगे तो उसके अंकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 2, 4, 8 और 10। वहीं भाग 1 और 3 के अंकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 2, 4, 8 और 15 नंबर का होगा। ठीक, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इससे पहले आपको पेपर दिखा देता हूँ कि जो 2 नंबर के जो प्रश्न हैं 30 शब्दों का, तो ये रहा वो 6 प्रश्न 2 नंबर के, जिनमें सबसे पहले प्रवाल से बने भारतीय द्वीप कौन से हैं और कहाँ पर स्थित है। कौन से हैं और कहाँ पर स्थित है, 2 बातें पूछ रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों पे बात करिएगा। इसके अलावा वर्ला कृषि क्या है, सिंपल सा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएँ पूछता है। चौथे क्वेश्चन में बैडलैंड स्थलाकृतियाँ पूछी गई हैं। बैडलैंड यानी उत्खात भूमि, लाइक चंबल का बीहड़, उसके बारे में। इसके अलावा नर्मदा घाटी की विशेषताएं पूछी है, उनकी विशेषताओं का विवरण दीजिए। और उसके बाद फुटलूस उद्योग, इनके बारे में पूछा है। तो ये 2 नंबर के प्रश्न हैं, 30 शब्द में इसको लिखने होंगे। पहले क्वेश्चंस बता देता हूँ, फिर एक एक के बारे में थोड़ा देख लेंगे कि किस टाइप के आंसर होने चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न 4 अंकों का है, 60 शब्दों का। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि 60 शब्द में आंसर लिखने होंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा दी गई वन आवरण वर्गीकरण योजना, यहाँ पर वन आवरण वर्गीकरण योजना को लिखिए, तो ये बताना है आपको। इसके अलावा भारत के पश्चिमी भाग में फार्मा उद्योग की बात करें तो फार्मास्यूटिकल यानी फार्मा उद्योग, दवा उद्योग के अवस्थित होने के कारणों का उल्लेख करिए कि जो फार्मा उद्योग है वो भारत के पश्चिमी भाग पे ही ज़्यादातर क्यों देखने को मिलते हैं, उसके बारे में। और 90 नंबर क्वेश्चन के रूप में भारत में पश्चिमी विक्षोभ के, यहाँ पर याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ के क्षेत्र और प्रभाव का वर्णन कीजिए, लिखा हुआ है। यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बताइए, इनकी क्रियाविधि बताइए, ये इनकी उत्पत्ति बताइए, ये कुछ नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ के क्षेत्र, मतलब पश्चिमी विक्षोभ से भारत में कहाँ कहाँ क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या इसके आने से भारत में क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 प्रश्न जो 4 नंबर के होंगे, 60 शब्दों में लिखने होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगला सेक्शन जो 8 नंबर का होगा, और वर्ड लिमिट जो होगी वो 100 वर्ड की होगी, 100 शब्दों की होगी। इसमें 2 प्रश्न होंगे। एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन की बात कर रहा है, इनके वितरण की बात कर रहा है, या वितरण के विश्लेषण की बात कर रहा है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वाले वनों के वितरण का विश्लेषण करिए, ये है। ठीक है, उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है, उनके बारे में आपको बताना है कि, और उनका थोड़ा सा एक छोटा सा विश्लेषण भी करना होगा। ठीक है, इसके अलावा भारत में क्रोमाइट के 2 चीज़ें पूछ रहा है, भंडार और उत्पादन। क्रोमाइट के भंडार और उत्पादन के बारे में बोल रहा है
तो ये दोनों बातें बतानी है, भंडार बताना है और उत्पादन बताना है। हालांकि उत्पादन तो ज़्यादा एरिया है नहीं, क्योंकि जहाँ से उत्पादन हो रहा है। भंडारण वाला क्षेत्र हो सकता है कि ये बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन उत्पादन में ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 12वें नंबर का प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है, जिसमें 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको। ठीक है, तो इसमें दोनों में जो आपको सही लगे, वो इजी लगे, वो बना लीजिएगा। ठीक है, तो भारत में लौह इस्पात उद्योग, इसमें 3 प्रश्न देखने को मिल रहा है कि लौह इस्पात उद्योग के स्थानीकरण के बारे में बताना। स्थानीकरण मतलब कि वो किस जगह पर उसे लगाया जा सकता है, इंडस्ट्री को स्टेब्लिश किया जा सकता है, वो जगह कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि किस जगह आपको इंडस्ट्री लगानी चाहिए, कच्चा माल वाले क्षेत्र में या कोयला क्षेत्र में या मार्केट के नज़दीक। वो सब चीज़ें जो स्थानीयकरण में आएगा उस पर बात करेंगे। उसके बाद वितरण की बात करें कि ये जो लौह इस्पात उद्योग है वो कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से लौह इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं, ये इनके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और पूछ रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट की अवस्थितिक सुविधाओं का विवरण दीजिए। मतलब बोकारो स्टील प्लांट जिस जगह लगाया गया है उस जगह लगाने का हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है। कहीं और लगा सकते थे, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट को जिस जगह पर लगाया गया है वो जगह से में आपको क्या फैसिलिटीज़ मिल रही, क्या फ़ायदा मिल रहा है वहाँ पे लगाने का, वो बताना है। तो 3 बातें बतानी है यहाँ पे अवस्थितिक सुविधाओं के बारे में। तो यहाँ पर एक स्थानीयकरण लौह इस्पात उद्योग का, उनका वितरण कहाँ कहाँ पर लौह इस्पात उद्योग है, और तीसरे बताएंगे बोकारो स्टील प्लांट के बारे में, उनका अवस्थितिक सुविधाओं का वर्णन करना है, विवरण देना है। इसके अलावा दक्कन ट्रैप यानी दक्कन की चट्टानों के बारे में बताना है कि दक्कन की जो चट्टानें हैं वो उनके प्राकृतिक संसाधन क्षमता, मतलब उससे हमें प्राकृतिक तौर पे क्या प्राप्त होता है। मतलब दक्कन की चट्टानों के होने से उस जगह के भौगोलिक क्षेत्र से हमें किस किस चीज़ों की प्राप्ति होती है, प्राकृतिक तौर पे कौन कौन से संसाधन हमको मिलते हैं। क्या मिट्टी मिलती है, क्या कोई खनिज मिलता है, कोई उसके अलावा जो चीज़ें हमको वहाँ से मिल रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आती है, जो प्राकृतिक तौर पे आपको उस जगह के होने से आपको मिल रही है। क्योंकि दक्कन के चट्टान एक लावा चट्टान है, ज़मीन के अंदर से मैग्मा के निकलने से बना है। अब निकलने से और बाहर बनने से प्राकृतिक तौर पे हमें क्या मिला, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये हो गया एक छोटा सा फॉर्मेट जो प्रश्न आया हुआ था। बहुत टफ प्रश्न नहीं था, बहुत ईजी भी नहीं था, नॉर्मली देखा जा सकता है कि इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, स्कोरिंग वाला सेक्शन था। चलिए अब यहाँ पर अगर पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कि प्रवाल से बने भारतीय द्वीप कौन से हैं। प्रवाल से बने भारतीय द्वीप कौन से हैं और कहाँ स्थित है। 30 शब्दों का प्रश्न है, 2 चीज पूछ रहा है आपसे, भारतीय द्वीप कौन से हैं, प्रवाल से बने भारतीय द्वीप कौन से हैं और कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा दक्षिण का सबसे बड़ा जो प्रवालों का द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रवाल भित्ति नहीं पूछ रहा है, प्रवाल भित्ति 2-3 जगहों पे है, लेकिन प्रवाल द्वीप की बात हो रही है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि याद रखिएगा जो समुद्र के जो अंदर जो कटक वाली संरचना होती है, कटक, याद रखिएगा समुद्र के अंदर की उच्च भूमि जिसे आप कटक कहते हैं, ये पर्वतीय और पठारी दोनों हो सकती है। इस कटक के शीर्ष पर प्रवाल या कोरल पॉलिप, क्या बोलेंगे, कोरल पॉलिप्स नामक एक समुद्री जीव है, जिसको आप मूंगा जीव भी कह सकते हैं। कोरल पॉलिप नामक समुद्री जीव है जिनके मृत हो जाने पर इनकी जो अस्थियां हैं, इनकी जो हड्डियां हैं वो इनकी जो अस्थियां हैं वो इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती जाती है, परत जमती जाती है। जैसे लोहे में जंग लगता है तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, वैसे कोरल पॉलिप के मृत हो जाने पर इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत जमती जाती है और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की परत को हम कहते हैं प्रवाल भित्ति। क्या बोलेंगे, प्रवाल भित्ति, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे कोरल रीफ। तो जब तक ये समुद्र के अंदर है तो उसे कोरल रीफ कह रहे हैं, और जैसे ही ये समुद्र के ऊपर आ जाएगी, ये हो जाएगी आपका क्या, प्रवाल द्वीप। इसको आप बोलेंगे प्रवाल द्वीप, यानी कि कोरल आइलैंड। क्या बोलेंगे इसको, कोरल आइलैंड। तो यहां पर याद रखिएगा कोरल पॉलिप एक समुद्री जीव है, प्रवाल भित्ति एक प्रकार की स्थलाकृति है, और कोरल आइलैंड एक प्रकार का द्वीप है। तो यहां पर आप देखिएगा कि पहले तो आप बताइए भारतीय द्वीप कौन से हैं। तो भारत में मुख्य रूप से प्रवाल से बने द्वीप कौन से हैं, तो बताइएगा लक्षद्वीप समूह। इसके अलावा अब आप लक्षद्वीप समूह के बारे में बताइए कि कहां पर स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है। बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत है अपने आंसर को, टू द पॉइंट आप बात करिएगा। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में है। इसके अलावा ये केरल तट से 200 से 440 किलोमीटर पश्चिम में फैला हुआ है। इसके अलावा लक्षद्वीप के सभी द्वीप
प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप में जो 36 द्वीप है, 36 के 36 प्रवाल द्वीप है। इसके अलावा जो प्रवाल जीवों के कंकालों के जमाव से बने हैं, प्रवाल जीव यानी कि जिसको मैं कोरल क्या बोलता हूँ, कोरल पॉलिप कह रहा हूँ, प्रवाल जीवों के कंकालों के जमाव से बने हुए हैं। तो ये बता दिया आपने कौन सा भारतीय द्वीप है और कहाँ पर अवस्थित है। ये दो चीज़ें आपने बता दी। इनके साथ अपने 30 शब्दों के आंसर को तैयार कर लीजिएगा। टू द पॉइंट नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपके आंसर है। इस आंसर के साथ अपने आंसर को बेहतर कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल फॉर्मेट, एक नॉर्मल आंसर है जो मेरी तरफ से है। इसमें थोड़ा बड़ा भी आंसर हो सकता है, लेकिन आप उसे 30 शब्दों में कंसाइज करके अपने शब्दों में क्या करें, लिखें। क्योंकि जो पेपर हो चुका है उसको आपको एक बार जरूर लिखना चाहिए। तैयारी अगर आपकी हो चुकी है, मेंस की तैयारी हो चुकी है, तो एक बार जरूर लिख के देखना चाहिए कि अगर मैं पेपर दे रहा होता तो मेरा पेपर कैसे जाता। ये ज़रूरी है। उसके बाद आगे बढ़िएगा। अगला वर्ला कृषि। अगर आपसे पूछा जा रहा है वर्ला कृषि क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये राजस्थान की एक स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि जिसे झूम कृषि कहते हैं, जिसमें वहाँ के जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं वो वहाँ पर पेड़ों की क्या करते हैं, कटाई कर देते हैं, मैदान को समतल बना देते हैं या उसे काट देते हैं या जला देते हैं और समतल भूमि पर कृषि करते हैं। 2-3 साल कृषि करते हैं। उसके बाद जब भूमि की उर्वरता खत्म हो जाती है फिर वो स्थानांतरित कर जाते हैं किसी और जगह पर, ठीक है, और उस भूमि को वैसे ही छोड़ देते हैं। 2-3 साल भूमि पड़ी रहती है, वो खुद में अपने आप को क्या कर लेती है, फर्टाइल कर लेती है। तो याद रखिएगा, सिर्फ इसमें बदला क्या है, ये राजस्थान आपको बताना है, बाकी आपको सारी चीजें स्थानांतरित कृषि यानी झूम कृषि की ही आपको बतानी होगी। तो वर्ला कृषि राजस्थान में प्रचलित एक स्थानांतरित कृषि है जिसे झूम कृषि भी कहते हैं। ये राजस्थान के बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर जिले में प्रचलित है। इसके अलावा यह कृषि पद्धति आदिवासी समुदायों द्वारा भूमि के छोटे से हिस्से को साफ किया जाता है, आमतौर पर पेड़ों को काटकर और जलाकर। इसके अलावा जली हुई राख मिट्टी में उर्वरता क्या बोलते हैं, खाद का काम करती है, उर्वरक का काम करती है। और इसके अलावा भूमि को 2-3 साल आप क्या करते हैं, खेती करते हैं और उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। मिट्टी की उर्वरता कम होने लगती है तो उस भूमि को छोड़कर किसान किसी दूसरे भूखंड की ओर चले जाते हैं या फिर किसी दूसरे ज़मीन के टुकड़े की तलाश में चले जाते हैं और उसको प्राकृतिक रूप से उपजाऊ होने के लिए क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया आपका वर्ला कृषि, जहाँ पे आप इसे 30 शब्दों में क्या करें, अपने शब्दों में, अपनी भाषा में क्या कर लें, कंसाइज करके लिख लें। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं लिखिए। यहां पर आपको सिर्फ गर्मी के मौसम में क्या होता है वो बताना है। कैसा लगता है गर्मी के मौसम में, क्या चीजें होती है गर्मी के मौसम में, क्या कुछ होता है गर्मी के मौसम में, वो बता देना है। इसमें सबसे पहले गर्मी के मौसम में टेम्परेचर हाई होता है, सबसे सिंपल सी बात है। याद रखिएगा अधिकांश हिस्सों में खासकर उत्तर और मध्यवर्ती भाग में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाता है। ठीक, ये तो खैर बहुत ज़्यादा उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, गर्मी के मौसम में लू चलती है। लू एक प्रकार की गर्म शुष्क हवाएं हैं, ठीक है, जो गर्मी के एंडिंग टाइम पे यानी मई जून के टाइम पे चलती है। तो यहाँ पर लू उत्तर भारत में दिन के समय चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं हैं और इस वजह से धूल भरी आंधी भी, धूल भरी हवाएं भी चलती है, क्योंकि लू की हवाओं की स्पीड ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर रेतीला क्षेत्र होता है, जहाँ पर जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र होता है या फिर जहाँ पर मिट्टी वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर धूल उड़ते हैं ज़्यादा। इसके अलावा लू हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा गर्मी मौसम में आर्द्रता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी रहेगा तो आर्द्रता रहेगी ना, पानी सब तो इवेपोरेट हो गया। तो गर्मी के मौसम में क्या देखते हैं आपकी आर्द्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा निम्न वायु दाब, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर तो लो होगा, तो हाई टेम्परेचर पे लो प्रेशर। तो गर्मी के मौसम में हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, निम्न दाब वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। और यही वो लो प्रेशर है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस लो प्रेशर की वजह से, क्योंकि हमारे भारत में जब हाई टेम्परेचर पे लो प्रेशर होता है तभी ना हिंद महासागर के लो टेम्परेचर के हाई प्रेशर से क्या चलती है, हवाएं चलती हैं। याद रखिएगा, स्थलीय और सागरी समीर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि अगर स्थल वाला भाग हाई टेम्परेचर पे है तो उसी टाइम पे सागर वाला भाग लो टेम्परेचर पे होता है। क्यों? क्योंकि स्थल की टेंडेंसी होती है तुरंत गर्म होने की, वो तुरंत गर्म होगा तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर, और सागर देर से गर्म होता है तो कंपैरेटिवली वहाँ पर क्या रहेगा, लो टेम्परेचर रहेगा। और आप जानते हैं हाई टेम्परेचर पे लो और लो टेम्परेचर पे कौन सा प्रेशर होता है, हाई। तो जब यहाँ पे लो प्रेशर होगा और हिंद महासागर में हाई प्रेशर, तो इस हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर जो हवाएं चलेगी यही होगा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं। क्यों दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं कह रहे हैं? क्योंकि इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इसी लो प्रेशर की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को ये अपनी ओर क्या करता है, भारतीय जो क्षेत्र है वो अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इसके अलावा इस टाइम पे धूल भरी आंधियाँ चलती है उत्तर भारत में, मई जून के महीने में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्री मानसून, तो मैं बता दूं गर्मी के एंडिंग और
मानसून के पहले, यानी बारिश के पहले और गर्मी के आखिरी में जो बारिश हो रही होती है वो मानसून के पहले की बारिश को हम प्री मानसून की वर्षा कहते हैं। इस बार आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि मई के महीने में आपने देखा कि बारिश हो रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में 15 जून को बारिश होती है और आपने 28 मई के आसपास छत्तीसगढ़ में बारिश देखा। स्टार्टिंग में लगा कि वो प्री मानसून वाली बारिश है, लेकिन बाद में बोला गया कि वही मानसून है। खैर, प्री मानसून से वर्षा अर्थात ग्रीष्म ऋतु के अंत में और मानसून के आगमन से पहले कुछ क्षेत्रों में स्थानीय वर्षाएं होती है, स्थानीय तूफान आते हैं। और जैसे आम्र वर्षा लगे केरल और कर्नाटक में, इसे आम्र वर्षा कहते हैं। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं। इसके अलावा केरल में चेरी ब्लॉसम कहते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसे नामों से जाना जाता है और बारिश होती है। प्री मानसून से क्या होती है? बारिश होती है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में जायद की फसलें बोई जाती है। जायद की फसल, जो गर्मी में बोई जाने वाली फसल को हम क्या बोलते हैं? जायद की फसल, जिसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब फसलें हम क्या करते हैं? बोते हैं। इसके अलावा जायद गर्मी के मौसम में हम उन फसलों को बोते हैं जिसके अंदर जल संचय करने की क्षमता होती है। तो ये सब जो है ये अपने अंदर क्या करते हैं? पानी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब पॉइंट्स के साथ आप ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं को 30 शब्दों में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, किसी 2 से 3 पॉइंट के साथ अपने 30 शब्दों के आंसर को क्या कर लीजिएगा? कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरा बताने का मतलब पूरा लिखने से नहीं है, ये सब पॉइंट्स हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको लिखना तो 2 से 3 पॉइंट ही है, 3-4 पॉइंट लिख के आप अपने आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। 3 से 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। इलेबरेट करेंगे तो ज़्यादा पॉइंट नहीं आएगा, तो मेन पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करके अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं। जब आप आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो बैडलैंड स्थलाकृतियाँ। बैडलैंड तो नाम से स्पष्ट है, बैडलैंड, तो अच्छा कैसे हो सकता है ये, है ना? तो बैडलैंड नाम में बैड है तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, ये बुरा होगा। तो कैसे बुरा होगा? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिन जगहों पे पेड़ों की कटाई कर दी गई हो और वहाँ पे अगर नदी बह रही है या जल का प्रवाह तीव्र है, तो ऐसी जगहों पे नदियाँ क्या करती हैं? पेड़ों के ना होने की वजह से, जड़ों के ना होने की वजह से, किसी की मिट्टी को पकड़ के ना रखने की वजह से, मिट्टी के नरम होने की वजह से, भुरभुरी होने की वजह से, वहाँ पर नदी क्या करती है? गहरी नालियों का निर्माण कर देती है, वहाँ पर गहरी खाइयों का निर्माण कर देती है। और नदी द्वारा इस प्रकार के किए गए अपर्दन को हम क्या बोलते हैं? अवनालिका अपर्दन। क्या बोलते हैं इस प्रकार के अपर्दन को? अवनालिका अपर्दन, जिसको इंग्लिश में गुली इरोजन कहते हैं। गुली या गली, जो भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। गुली इरोजन, अवनालिका अपर्दन। तो यहाँ पर याद रखेगा, ये जो गहरी नालियाँ बन रही है उसकी वजह जो है वो अवनालिका अपर्दन है। और ऐसा जनरली तब होता है जब वहाँ पर पेड़ों की क्या कर दी गई हो? कटाई कर दी गई हो। और ये अपर्दन किसके द्वारा होता है? तो नदी के द्वारा होता है। और आपको एग्जाम्पल दे दूँ, चंबल नदी जो है वो अपने मैदान को, चंबल ने अपने मैदान को क्या बना दिया? बैडलैंड बना दिया, उत्खाद भूमि बना दिया, या फिर कह दो कि बीहड़ बना दिया। तो चंबल नदी का आपने बीहड़ सुना होगा, चंबल का बीहड़। तो चंबल का बीहड़ जो है उसी को बोलते हैं बैडलैंड, उसी को बोलते हैं बैडलैंड। वो जगह इतनी खराब हो जाती है कि ना वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे तो थी भी नहीं, तभी तो वहाँ पे अवनालिका अपर्दन हुआ। कृषि हो नहीं सकती, गहरी खाइयाँ होती है। ठीक है, तो ये रहने लायक बिल्कुल जगह नहीं होती। तो यहाँ पर याद रखिएगा, बैडलैंड स्थलाकृति जो है वो एक उत्खाद भूमि कहते हैं इसको। और क्या बोलते हैं? ये तो इंग्लिश नाम है, बैडलैंड इंग्लिश नाम है, उसको हिंदी में बोलते हैं उत्खात भूमि, या फिर आप बोल सकते हैं बीहड़। एक विशेष प्रकार का भूभाग है जहां अत्यधिक क्या हुआ है? अपर्दन हुआ है नदी के द्वारा। और यह आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर मिट्टी या चट्टानें क्या होती है? नरम होती है, ताकि नदी क्या कर सकती है? उसका आसानी से क्या कर देती है? अपर्दन कर पाती है। और वहाँ पे वनस्पति का आवरण बहुत कम या फिर नहीं के बराबर होता है, नहीं था, इसीलिए वहाँ पर अवनालिका अपर्दन हुआ और बैडलैंड का क्या हुआ? निर्माण हुआ। विशेषताओं की बात करें, यहाँ पर गहरी खाइयाँ और नालियों का निर्माण होता है। यहाँ पर गहरी खाई और नालियों का निर्माण होता है। और दूसरा, तीव्र ढलाने, क्योंकि गहरी खाई बन जाती है तो वहाँ पर तीव्र ढलान होती है, जिसकी वजह से, और ये बहुत खड़ी हो जाती है, ढाल बहुत खड़ी हो जाती है, जिससे चलने या खेती करना लगभग असंभव होता है। ऐसी जगह पर आप चल भी नहीं पाओगे, खेती करना तो दूर की बात है, आप वहाँ पे चल भी नहीं पाओगे। ठीक है, सर्च करके देख लीजिएगा चंबल के बीहड़, आप देख के समझ में आ जाएगा कि ऐसी जगह पे कौन रहेगा। ठीक है, कोई नहीं रहेगा सिवाय चंबल के डाकू के। उसके बाद कम वनस्पति, ऑब्वियस सी बात है, वनस्पति तो यहाँ कम ही होगी, ज़्यादा तो पाई नहीं जाएगी। ठीक है, कम वनस्पति, अत्यधिक अपर्दन और शुष्क परिस्थितियों के कारण इन क्षेत्रों में वनस्पति का विकास बहुत कम होता है। इसके अलावा कृषि के लिए अनुपयुक्त जगह ऐसी है ही नहीं जहाँ पर आप कृषि कर सकें। समतल भूमि पे कृषि किया जाता है, न कि उबड़ खाबड़ वाली जगह पर। और ये तो इतनी गहरी खाइयाँ देखने को मिलती हैं और नालियों टाइप का देखने को मिलता है, तो यहाँ पर कृषि तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका बैडलैंड। इसे क्या करेंगे? इसे भी 30 शब्दों में आप क्या कर ले? तैयार कर ले। बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना है, थोड़े बहुत
इन पॉइंट्स के साथ अपने आंसर को बेहतर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा घाटी की विशेषताओं का विवरण दीजिए। यहाँ पे नर्मदा घाटी के बारे में पूछ रहा है। ये नर्मदा नदी जिस घाटी वाले क्षेत्र में बहती है उसके बारे में, मतलब विंध्याचल सतपुड़ा के बीच बहने वाली नर्मदा नदी अपने जिस घाटी क्षेत्र में बहती है उसके बारे में आपको बताना है। नर्मदा नदी के बारे में नहीं बताना है, नर्मदा नदी के घाटी क्षेत्र के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि नर्मदा नदी पहले तो जिस घाटी में नर्मदा घाटी में जो नर्मदा नदी बहती है वो कौन सी दो पर्वतों के बीच में बहती है, तो बताइएगा विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। देखिए ये भ्रंश घाटी यानी फॉल्ट वैली बोला जाता है, लेकिन ये फॉल्ट वैली, ये जो भ्रंश है घाटी है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं रिफ्ट वैली और एक को बोलते हैं रैंप वैली। रैंप वैली इंग्लिश में भी अगर आप हिंदी में भी लिखना होगा तो वही वैसे ही लिखते हैं, रिफ्ट वैली और क्या बोलते हैं, रैंप वैली। दो टाइप का आप देख सकते हैं, रिफ्ट और रैंप वैली। तो यहाँ पर याद रखेगा कि असम का जो ब्रह्मपुत्र नदी है, असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी ही, ये असम का जो ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र है वही आपका रैंप वैली के अंतर्गत आता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो रैंप वैली के अंतर्गत बहती है। और इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार की सारी नदियाँ जो हैं वो रिफ्ट वैली में बहती है, चाहे वो नर्मदा हो, माही हो, दामोदर नदी हो, महानदी हो, जितनी भी नदियाँ जो भ्रंश घाटी में बह रही है वो रिफ्ट वैली में बहती है। तो अगर आप रिफ्ट वैली लिख देते हैं कि नर्मदा नदी विंध्याचल सतपुड़ा के बीच एक रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है, वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी, न कि भ्रंश घाटी बोलें आप, रिफ्ट घाटी बोलें। ठीक है, पहला। इसके अलावा ये नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र आज का तो है नहीं, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये खुद बहुत पुराना है। और जब रिफ्ट वैली बनती है तो उस कंडीशन पे चट्टानें टूट कर ज़मीन में धंस जाती है और धंसने के बाद इस जगह पर, धंसने के बाद ये वाली जगह पर, यहाँ पर देखिएगा ये कुछ इस प्रकार से हो जाती है और इसी में बहती है नदी। ये पूरा लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये पूरी चट्टान ज़मीन में क्या हो जाती है, धंस जाती है। तो धंसने पर होता यह है कि यहाँ पर जो मौजूद थे, जो भी चीज़ें थी वो सब इस घाटी में दब गई। सवाल ये है कि ये घाटी बनी कब? अगर बहुत पहले बनी, कितनी पहले बने, बहुत पहले बनी, तो उस समय की चीज़ें यहाँ पे दबी हुई पाई जाएगी, उस समय की चीज़ें यहाँ पे दबी हुई पाई जाएगी। सामान्य तौर पे वनस्पति के दबने से क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नर्मदा घाटी में डायनासोर के अंडे और प्राचीन मानवों के अवशेष सहित कई महत्वपूर्ण जीवाश्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, वनस्पति के दबने से यहाँ पर कोयला भी पाया जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद नर्मदा घाटी के, मैं आपको क्लियर कर दूं कि नर्मदा घाटी का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर विंध्यन और धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि पश्चिमी भाग में दक्कन चट्टानों की या दक्कन ट्रैप की कठोर बासाल्टिक रॉक पाई जाती है। बासाल्टिक रॉक याद रखेगा, जो मैग्मा जो बाहर निकल गया उसे बासाल्ट बोलते हैं, और जो मैग्मा क्रस्ट के ऊपरी परत जो इसमें अवसादी चट्टानें हैं उसमें जम गई वो ग्रेनाइट बन जाती है। सवाल यह है कि जो मैग्मा अंदर दब गई वो धीरे धीरे ठंडी होती है और उनके रवे आकार में बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रेनाइट कहला रहे हैं। और जो मैग्मा बाहर निकल जाती है और तुरंत ठंडे हो जाते हैं उसके रवे छोटे छोटे होते हैं और वो बासाल्ट कहलाती है। धीरे धीरे ठंडे और तुरंत ठंडे होने का फर्क में ही ग्रेनाइट और बासाल्ट का अंतर है। हालांकि दोनों ही बने हुए मैग्मा से, वो मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, जो पृथ्वी के जब बाहर निकल रहे हैं तो उनके अलग अलग जगहों पे, मतलब एक अंदर ठंडा हो रहा है, एक बाहर ठंडा हो रहा है, एक धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, एक तुरंत ठंडा हो रहा है। इनकी वजह से ये ग्रेनाइट और बासाल्ट है। तो जो दक्कन ट्रैप बेसिकली लावा निर्मित चट्टान है और लावा जो है अंदर से बाहर निकली है, उसको ही हम बोलते हैं बासाल्टिक रॉक। तो नर्मदा घाटी के पूर्वी हिस्से में अलग चट्टानें पाई जाती है और पश्चिमी हिस्से में अलग चट्टानें पाई जाती है। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा नर्मदा घाटी में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मिट्टी, बासाल्टिक लावा चट्टानों की वजह से यहाँ पर काली मिट्टी, नदियाँ बहकर आ रही हैं, नदी ला रही है इसलिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, इसके अलावा यहाँ पे लाल और भूरी चिकनी मिट्टी भी देखने को मिलती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर काली और जलोढ़, याद रखिएगा यही काली और जलोढ़ मिट्टी के मिलने से बनती है जलोढ़ दोमट मिट्टी, जो मूंगफली के लिए सबसे फायदेमंद होती है। चलिए, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में आपने दो मिट्टियों को भी हाईलाइट कर लिया। तो यहाँ पर आपने पहले क्या बताया कि भ्रंश घाटी में बह रही है नर्मदा नदी, फिर आपने बताया यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं, फिर आपने बताया कि यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, फिर आपने क्लियर किया कि इस घाटी क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। फिर इतना ही नहीं, यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वनों को भी आपको बताना है कि नर्मदा घाटी क्षेत्र में यहाँ पे साल और सागौन दोनों के वन पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, क्योंकि हिमालयन क्षेत्र में प्रजाति अलग, प्रायद्वीपीय पठार की या दक्षिण की प्रजाति अलग, ये बीच वाला हो जाता है। तो यहाँ पर भी जैव विविधता से ये क्षेत्र क्या है, परिपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे दुर्लभ प्राणी और वनस्पति पाई जाती है।
दुर्लभ प्राणी और वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, दुर्लभ प्राणी मतलब दुर्लभ जीव और वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा नर्मदा नदी को भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक नदी मानी जाती है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी बोलते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी नर्मदा नदी धार्मिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे मंदिरें भी हैं और उनकी पूजा भी, मंदिरों में बहुत अच्छी पूजा भी होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई नर्मदा नदी के बारे में। 7 पवित्र नदी, वो लिस्ट बना लीजिए कौन कौन सी पवित्र नदी है, उस पर बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गए इनके पॉइंट्स। इन सब पॉइंट के साथ अब नर्मदा नदी के या नर्मदा घाटी को भी, इनकी विशेषताओं को 30 शब्दों में आप क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। पॉइंट्स यही रहेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ पॉइंट्स के साथ 30 शब्दों के आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उड़ान एस एकेडमी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत जल्द, ये 20 जुलाई को ही हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। आने वाले CGPSC 2025 प्री के लिए, 2026 में जो फरवरी में एग्जाम होगा उसके लिए, इसमें 45 टेस्ट दिया गया है, जिसमें से GS के 28 और CSET के 17 पेपर होंगे। और इसमें आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये 2 पालियों में होगा, क्योंकि कई बार लोग सुबह नहीं आ पाते तो शाम को आकर दे दें, उनकी सुविधा के लिए सिर्फ ये 2 पालियों में किया, पहली बार किया गया है ये। इसके अलावा जो पेपर सेटिंग है, जो पेपर सेट किए जाएंगे वो विषय विशेषज्ञों के द्वारा किया जाए। पहले क्या होता था जनरली, या नॉर्मली लोग क्या करते थे कि एक टीम बना लेते थे या किसी को बैठा देते थे और वो पेपर सेट करता था। उस एक व्यक्ति के अंदर उतनी सलाहियत नहीं है कि वो सारे डायमेंशंस को कवर कर सके या उस गुणवत्ता का पेपर तैयार कर सके। हाँ, जो रिलेटेड टीचर है वो पेपर तैयार करे तो एक गुणवत्ता देखने को भी मिलेगी आपको। तो इस बार का जो नया है हमारे इस टेस्ट सीरीज में वो ये है कि जो पेपर जो बनाएंगे वो सीनियर फैकल्टी या फिर रिलेटेड फैकल्टी जो होंगे उस विषय के, वो पेपर बनाएंगे और इसमें आपको गुणवत्ता भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इस बार विषय विशेषज्ञों के द्वारा पेपर तैयार किया जाएगा और आप पेपर में आपको गुणवत्ता देखने को भी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा फीस की बात करें, ऑनलाइन फीस मात्र 199 रुपये, ऑफलाइन फीस 1350 रुपये। भाई पेपर का खर्चा होता है कि नहीं होता है, इसलिए फीस थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, ये बहुत नॉमिनल है। ठीक है, और ऑफलाइन स्टूडेंट जो हमारे उड़ान के स्टूडेंट हैं उसमें अगर ऑफलाइन वाले में लेना चाहें तो वो 100 रुपीज़ कम हो जाएगी, 1250 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत नॉमिनल फीस रखा गया है इस बार। और अधिक जानकारी के लिए, और एक बात और क्लियर कर दूं कि 15 वर्ष हो गए हमारे उड़ान एस एकेडमी को और 15 वर्षों से हम टेस्ट सीरीज चलाते आ रहे हैं और उसको बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या उड़ान एस एकेडमी के मेन ब्रांच सिटी प्लाजा ब्रांच में आके संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है, फुटलूज उद्योग, ऐसा उद्योग जिसके लिए हमें, स्वतंत्र उद्योग जिसके लिए हमें कच्चे माल की और कोयले की या फिर बहुत सारे जैसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो हमको मंगाने पड़ते थे, जो बाहर उद्योग होते थे, उन सब की ज़रूरत नहीं होती। हमको किसी प्रकार से कोई बाध्यता नहीं है, कोई संसाधन, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, बहुत सारे लेबर्स होने चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, ऐसा नहीं होगा। फुटलूज उद्योग, स्वतंत्र उद्योग, आप को इन सब की बाध्यता से दूर आप अपने हिसाब से कहीं पे भी ये इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कहीं भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं या ऐसे उद्योग को कहते हैं जो उत्पादन के लिए आवश्यक कारकों के मोहताज नहीं होते। याद रखिए, संसाधन होना चाहिए, भूमि, जमीन होना चाहिए, श्रम होना चाहिए, बहुत सारे वर्कर होने चाहिए, पूंजी, बहुत सा पैसा होना चाहिए। नहीं, इन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो आप कहीं भी इसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं इसे। और इसके अलावा भी जो माल तैयार होता है, जो माल तैयार होता है वो बहुत हल्के होते हैं, बहुत वजन नहीं होते, इसलिए इनका परिवहन की लागत भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें उदाहरण देकर बता दीजिए, कंप्यूटर चिप्स का निर्माण कितना होता है। आप देखिए, छोटा सा जो प्रोसेसर होता है, छोटा सा प्रोसेसर होगा, 7-8 हज़ार रुपये का आता है। तो ये प्रोसेसर, कंप्यूटर चिप का निर्माण। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, हीरा उद्योग, छोटा सा हीरा कितना महंगा आता है भैया, छोटा सा हीरा कितना महंगा आता है। तो हीरा उद्योग, हीरे की कटाई प्लस पॉलिशिंग, एक छोटा सा शॉप, छोटा सा, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होना चाहिए, जहाँ हीरे कटाई हो रही है, पॉलिश हो रही है। इसके अलावा मोबाइल का निर्माण है ना, छोटा सा मोबाइल कितने का आता है, देख पाते हैं आप। ठीक है, सॉफ्टवेयर उद्योग की बात करें तो सॉफ्टवेयर का तो कुछ है ही नहीं भैया, ये तो सीधा कंप्यूटर के अंदर है। तो सॉफ्टवेयर उद्योग, फिर घड़ी विनिर्माण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंतर्गत आ जाती है, फुटलूज उद्योग में आ जाती हैं। ठीक है, फुटलूज उद्योग में आ जाती है, तो इसमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है हमें। ठीक है, तो इसे भी आप 30 शब्दों में लिख लीजिएगा। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा दी गई वनावरण वर्गीकरण योजना। स्पष्ट लिखा हुआ है, वनावरण वर्गीकरण योजना को लिखिए, और ये 60 शब्दों का हो गया। तो वनावरण वर्गीकरण योजना, तो यहाँ पर
वनावरण और वृक्षावरण किसको कहते हैं पहले वो समझ जाइए। जो हमारा वन क्षेत्रफल होता है, वन क्षेत्र होता है, वन क्षेत्र के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक वनावरण और एक होता है वृक्षावरण। वनावरण मतलब पूरा वन, वन मतलब फॉरेस्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर, और इसको बोलते हैं ट्री कवर। एक फॉरेस्ट कवर, एक ट्री कवर, मतलब जो इनका ये जो आपका ये यहाँ पे देखिए कैनोपी डेंसिटी, कैनोपी मतलब उनको वितान बोलते हैं हिंदी में। कैनोपी का मतलब होता है कि पूरे जो जंगल है, आप जाके एरिया तो नापोगे नहीं, आप सेटेलाइट से ही नापोगे। तो जब आप सेटेलाइट से देखोगे तो ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, फॉरेस्ट का ऊपर वाला जो कवर है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं क्या, वनावरण। और जो एक पेड़ है और पेड़ के जो ऊपर वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, तो ये हो गया आपका ट्री कवर, जो ऊपर का कैनोपी वाला एरिया है, कैनोपी ऊपर से जब आप मेज़र करते हैं तो वो हो गया। तो ये एक फॉरेस्ट एरिया हो गया, फॉरेस्ट एरिया बोल रहा हूँ, फॉरेस्ट कवर हो गया, और ये हो गया आपका ट्री कवर। तो एक हो गया वनावरण और एक हो गया वृक्षावरण। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तब हमारा बनता है वन क्षेत्रफल यानी फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ पर आपसे वृक्षावरण नहीं पूछ रहा, यहाँ पे आपको सिर्फ वनावरण पूछ रहा है, उसमें भी वनावरण की वर्गीकरण योजना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI। तो यहाँ पे भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वो भारत में वनावरण का आकलन करने के लिए एक विशिष्ट वर्गीकरण योजना का पालन करता है। यह वर्गीकरण वृक्षों के वितान घनत्व पर आधारित होती है। भारतीय वन सर्वेक्षण की वनावरण वर्गीकरण योजना जो है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वनावरण को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। इनके प्रतिशत के आधार पर आप देख सकते हैं कि इसमें वे सभी भूभाग शामिल होते हैं जहां पेड़ों का वितान घनत्व 70% या उससे अधिक हो। एरिया के हिसाब से भूभाग का याद रखिएगा, जमीन का, ये जमीन है मान लीजिए, तो जमीन का 70% से अधिक अगर क्या है, जंगल है, फॉरेस्ट है, ठीक है, जंगल है, तो उसे बोले अत्यंत सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, VDF। इसमें घने जंगल होते हैं, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम एरिया में जंगल है, 70% प्लस है, मतलब मैक्सिमम एरिया में जंगल है। तो जंगल होने की वजह से, अब जंगल में तो कोई रहता नहीं है, तो वो फिर वो वैसे ही क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो घने जंगल वाला क्षेत्र हो गया। मध्यम सघन वन की बात करते हैं तो यहाँ पर वे क्षेत्र आते हैं जो पेड़ों के वितान घनत्व जो है 40% से अधिक, लेकिन 70% से क्या होते हैं, कम। 40 से अधिक और 70 से क्या होते हैं, कम। तो ये हो गया। तो ये जहाँ घने जंगल होते हैं ये नॉर्मल जंगल बोल दो। और खुले वन की बात करें तो इसमें देखिएगा ऐसे क्षेत्र जिसमें पेड़ों का वितान घनत्व जो है 10% से 40% से के बीच में हो, तो उसको बोलते हैं खुले वन, ठीक है। तो ये हो गया आपका खुले वन। तो ये हो गए बहुत जंगल बोल लो या फिर खुले में, जिसमें कुछ कुछ जगहों पे क्या देखने को मिलते हैं, पेड़ देखने को मिलते हैं। पूरा एरिया ओपन है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आपको पेड़ देखने को मिलते हैं, पूरा पेड़ नहीं होता, ठीक है। चलिए, अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, ये है वनावरण वर्गीकरण योजना। इतना सा है, इसको आप 60 शब्दों में लिख ही सकते हैं। इनको 60 शब्दों के साथ अपने आंसर को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के पश्चिमी भाग में जो फार्मा उद्योग है, फार्मास्यूटिकल उद्योग के अवस्थित होने के कारणों का उल्लेख करो कि पश्चिमी भाग में ही क्यों इसको अवस्थित किया गया, या क्यों वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री, वहाँ पे फार्मा उद्योग लगाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत के पश्चिमी भाग, विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात, 2 राज्यों की बात हो रही है, महाराष्ट्र और गुजरात, जहाँ फार्मा उद्योग का अत्यधिक संकेंद्रण देखने को मिलता है। भौगोलिक आधार पे, आर्थिक आधार पे, ऐतिहासिक आधार पे और नीतिगत कारकों का परिणाम है कि फार्मास्यूटिकल वहाँ पे उद्योग ज़्यादा लगाए गए। वहाँ पर लगाए जाने के कारण जो है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि वहाँ पर बंदरगाह है। बंदरगाह की निकटता, क्योंकि दवाई बनाने के बाद क्या करोगे, एक्सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे, बंदरगाह से। अगर आप चीज़ों को बहुत दूर बंदरगाह है तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो प्रॉब्लम होता है वो हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। बंदरगाहों की निकटता, यहाँ पर मुंबई की बात करें तो, महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई, नाहवा, शेवा, ये 2 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं, और गुजरात में कांडला अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों का आयात और निर्यात। सिर्फ निर्यात करने की बात नहीं कर रहे हैं, दवाई को निर्यात, बल्कि दवाई बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सीधा बंदरगाह आ जाए, सीधा आपके इंडस्ट्री में आ जाए, सीधा आपके उद्योग में चला जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दूर ले जाने और करने की ज़रूरत नहीं है। और तैयार दवाओं के निर्यात की भी बात करें तो इसको निर्यात करने के लिए भी बंदरगाह की अवस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, कहीं पर भी एक्सपोर्ट करना हो, कर सकते हैं।
रसायन उद्योग की बात करें तो दवाई बनाने में बहुत सारे केमिकल की आवश्यकता होती है, तो कोशिश ये की जाती है कि केमिकल उद्योग पास में ही हो। तो ये जो गुजरात और महाराष्ट्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इसमें भी मुंबई और मुंबई गुजरात बेल्ट जो है पेट्रोकेमिकल और रसायन उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये भी। तो यहाँ पर पेट्रोकेमिकल और रासायनिक उद्योग की वजह से भी यहाँ पर फार्मा उद्योग की स्थापना की जाती है। इसके अलावा ठीक है, फार्मा उद्योग के लिए कई रसायनों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति स्थानीय रूप से इन रासायनिक उद्योगों द्वारा की जाती है। वहीं का वहीं उद्योग है, जो केमिकल चाहिए वो हमने मंगा लिया, बगल में ही है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, उसी राज्य में है तो दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले पॉइंट के रूप में देखेंगे तो पूंजी की उपलब्धता। भैया सबसे अमीर लोग ना गुजरात और महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुंबई जो है वो सबसे महंगा शहर बोला जा सकता है, सबसे अमीर शहर बोला जा सकता है। तो मुंबई भारत का वित्तीय केंद्र है। वित्तीय केंद्र का मतलब भी है कि आरबीआई का मुख्यालय हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से पैसा लेना बहुत आसान हो जाता है कि अगर हमें पैसा चाहिए तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, पूंजी की आसान उपलब्धता। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग प्रणाली का मजबूत नेटवर्क, यहाँ पे व्यापार व उद्यमिता की पारंपरिक संस्कृति ने उद्योगों को पनपने में मदद की। मुंबई बहुत पुराने समय से व्यापार किया जाता है यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर उद्यमिता की बात करें तो यहाँ पे स्किल भी है लोगों के अंदर व्यापार करने का। ठीक है, इसके अलावा कुशल श्रम बल की उपलब्धता। यहाँ पर जो फार्मा उद्योग की बात करें तो फार्मा उद्योग के लिए हमें कुशल वैज्ञानिक चाहिए, शोधकर्ताओं की ज़रूरत होती है, इंजीनियरों की ज़रूरत होती है, रसायनज्ञों की ज़रूरत होती है। और यहाँ की बात करें तो पश्चिमी भारत में उच्च शिक्षा संस्थान है, फार्मा प्रशिक्षण संस्थान है और अच्छी तरह से शिक्षित आबादी वाले लोग गुजरात और मुंबई या महाराष्ट्र में रहते हैं। इस वजह से यहाँ की इसकी जो मांग है वो पूरी हो जाती है। जो हमें कुशल श्रम चाहिए, कुशल श्रम बल की आवश्यकता होती है, वो हमको यहाँ से मिल जाता है। उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना की अगर बात करें तो भैया मुंबई की, महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो यहाँ की सड़कें, रेल, हवाई अड्डा और बंदरगाह, जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन और क्या बोलते हैं सड़क परिवहन, रेल परिवहन, ठीक है, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, ये जो चारों परिवहन जो हमारे हैं, ठीक है, चारों परिवहन की एक सुविकसित नेटवर्क यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे कोई बंदरगाह भी है, हवाई अड्डे भी हैं, रेलवे का भी विकास है, सड़क का भी विकास है और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या चाहिए। ठीक है, ताकि इनको परिवहन में हमको दिक्कत ना हो, कोई चीज़ मंगाना हो, कोई चीज़ दवाई को भेजना हो, हमको उस समय परिवहन में दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा ऐतिहासिक कारक की बात करें और औद्योगिक जड़ता की बात करें तो पश्चिमी भारत में उद्योगों का एक लंबा इतिहास रहा है। मतलब कहीं पे भी किसी सूती वस्त्र उद्योग की बात करें या किसी भी उद्योग की बात करें, आपको इन्हीं राज्यों से शुरुआत होती दिखेगी, जिसमें एक मजबूत औद्योगिक आधार, उद्यमिता की भावना और सहायक उद्योगों का एक बड़ा नेटवर्क यहाँ पे मौजूद है। तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होती। तो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपका फार्मा उद्योग की अवस्थिति के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो फार्मा उद्योग है वो गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा फैले हुए दिखते हैं, पश्चिमी भाग में ज़्यादा फैले हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके। अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, पश्चिमी विक्षोभ के क्षेत्र और प्रभाव का वर्णन करिए। उत्पत्ति नहीं पूछ रहे हैं कि भूमध्य सागर पर इसकी उत्पत्ति होती है। ये एक शीतोष्ण चक्रवात है, शीत ऋतु में उत्पन्न होता है, सूर्य का दक्षिणायन होने से उत्पन्न होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर दक्षिण की ओर खिसकने की वजह से उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की ओर गर्म पछुआ हवाओं की भूमिका होती है। ये निम्न अवदाब पट्टी के सारे भारतीय उपमहाद्वीप की ओर जाती है। उस सबसे कोई मतलब नहीं है आपको सिर्फ बताना है इनके भारतीय क्षेत्र जहाँ पर वर्षा होती है और उसका प्रभाव जो भारत पर पड़ता है। आपको सबसे पहले एक अलग रखना होगा पश्चिमी विक्षोभ के प्रमुख क्षेत्र और फिर उनका प्रभाव। क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ से भारत में 3 जगहों पे बारिश होती है मुख्य रूप से। पहला पश्चिमी हिमालय वाले क्षेत्र में, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है, जहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है, स्नोफॉल होती है, हिमपात होता है। कहाँ गए, भारी हिमपात होता है। हिमपात मतलब स्नोफॉल, स्नोफॉल। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, स्नोफॉल होता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश, स्नोफॉल देखने को मिलता है। बारिश मतलब वर्षा नहीं होती यहाँ पे स्नोफॉल होती है, याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारतीय मैदान बोल सकते हैं या फिर पंजाब से लेकर बिहार तक रिमझिम बारिश होती है। याद रखिएगा पंजाब में शीतकालीन वर्षा शीतकाल में उत्पन्न होगी, तो शीतकालीन वर्षा बोल रहा हूँ। हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पश्चिमी राजस्थान बोल दो या उत्तरी राजस्थान बोल लो,
पश्चिमी राजस्थान ज़्यादा अच्छा होगा। पश्चिमी राजस्थान में क्या होगा, बारिश होती है और पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी राजस्थान में होने वाली बारिश को मावट कहते हैं। मावट याद रखिएगा, शब्द याद रखिएगा, मावट। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश होती है। ठीक है, और हम उसे क्या बोलते हैं, मावट। तो ये हो गया अगला एक और पॉइंट। तो ये हो गया इनका क्षेत्र, ये हो गया इनका पश्चिमी विक्षोभ का क्षेत्र। प्रभाव की अगर हम बात करें तो प्रभाव में क्या देखने को मिल रहा है, प्रभाव। अब प्रभाव की बात करें तो सकारात्मक प्रभाव रख लो और नकारात्मक प्रभाव रख लो। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में रबी की फसलों के लिए वरदान हो जाती है, क्योंकि रबी की फसल के लिए हमको पानी चाहिए, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है और वो पानी की पूर्ति हमें हो जाती है। इसके अलावा इसके आने से ठंडी और कोहरा शुरू हो जाता है, क्योंकि बारिश हो गई, ज़मीन ठंडी हो गई, ठंडी शुरू हो गई, कोहरा शुरू हो गया, ठंडी के मौसम में हो रही, ठंडी बढ़ गई। ठीक है, इसके अलावा वायु प्रदूषण में कमी। जब बारिश होगी तो वायुमंडल के जितने भी प्रदूषण होंगे, जो भी जो धूल जो प्रदूषक होंगे वगैरह, वो सब पानी के साथ नीचे आ जाएंगे। ठीक, ये भी होता है और वायु गुणवत्ता में सुधार हो जाती है। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो अत्यधिक बारिश हो जाए, अगर पश्चिमी विक्षोभ अगर स्ट्रॉन्ग बनी है और बारिश ज़्यादा हो जाए तो आप जानते हैं उसकी वजह से फसलों को क्या होगा, नुकसान होगा। कई जगहों पे बाढ़ आ जाएगी और उसके अलावा भूस्खलन की समस्या देखने को मिलेगी, परिवहन में रुकावट होगी, शीत लहरें चलनी शुरू हो जाएगी, ये सब की वजह से नुकसान होता है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ जैसे आता था अब वैसा नहीं आता, इसकी आवृत्ति बढ़ गई, तीव्रता बढ़ गई, इसके स्वरूप में बदलाव आ गया है, जिसकी वजह से इसको अब क्लाइमेटिक चेंज के नाम से जानते हैं कि ये अब ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखे होंगे नॉर्मली जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो बारिश हो रही तो पूरे रायपुर में हो रही है, लेकिन अगर आपको पता चले कालीबाड़ी में बारिश हो रही है और पचपड़ी नाका में बारिश नहीं हो रही है, अरे वो छोटे सिद्धार्थ चौक में बारिश नहीं हो रही है, कितना अजीब लगता है कि यार एक घर में बारिश हो रही है और इतना भी डिफरेंस आप देख सकते हैं कि मेरे घर में बारिश हो रही है तो बगल वाले मोहल्ले में बारिश नहीं हो रही है। इतना फर्क आप देखने को मिल सकते हैं, जिसको खंडित वर्षा बोल रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब क्लाइमेटिक चेंज से जुड़ रहे हैं, याद रखिएगा, ये सब क्लाइमेटिक चेंज का परिणाम देखने को मिल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो नकारात्मक प्रभाव में सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा गया था पश्चिमी विक्षोभ के क्षेत्र और प्रभाव 60 शब्दों में, यानी 2-2 नंबर का आपका प्रश्न बनता है। ये क्षेत्र और प्रभाव 4 नंबर में 2-2 नंबर का प्रश्न बनता है। आप 2-2 नंबर के हिसाब से अपने आंसर को लिखकर 30 शब्दों के आंसर को क्या कर सकते हैं, 60 शब्दों के आंसर क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि महामैराथन की सीरीज चल रही है, जिनमें छत्तीसगढ़ का, भूगोल का, संविधान का और सामान्य विज्ञान का खत्म हो चुका है। 19 तारीख को यानी कि कल रुपेश सर इतिहास का महामैराथन लेंगे और कोशिश करिएगा कि आबकारी आरक्षक के वे विद्यार्थी जो इस बार एग्ज़ाम अपियर करना चाह रहे हैं या एग्ज़ाम अपियर करेंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें एमसीक्यूज़ की, है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। इसलिए कोशिश करिएगा कि इतिहास के इस महामैराथन में सब लोग शामिल हों। चलिए, तो ये हो गया। और उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वाले वनों का वितरण का विश्लेषण, वितरण और उसका विश्लेषण करिए। वितरण और उसका विश्लेषण, आप इसे वितरण या विश्लेषण से मत जोड़िएगा, आपको दोनों बताने पड़ेंगे। वितरण और विश्लेषण 100 शब्दों का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहले वितरण बता दीजिए कि आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का वितरण क्या है, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो वितरण आपको मैं क्लियर कर दूं कि जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। और ये एक कड़ी है, 200 से ज़्यादा होगी तो आप सदाबहार बोल देंगे, और अगर 100 से कम हुई तो आप शुष्क पतझड़ बोल देंगे। तो आप क्या बोल देंगे, शुष्क पतझड़। तो ये क्या हो गया, आर्द्र पतझड़ और शुष्क पतझड़ के बीच की कड़ी जिसको आर्द्र पतझड़ बोलते हैं। क्या बोला मैंने, सदाबहार और शुष्क पतझड़ के बीच की कड़ी जिसको आप क्या बोलेंगे, आर्द्र पतझड़ बोलेंगे। ठीक है, तो आर्द्र पतझड़ बीच की कड़ी होती है। तो यहां पर आप देखिएगा कि वितरण से पहले आप देखिएगा कि भारत के उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मानसून की वजह से पाई जाती है सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि मानसून होने की वजह से इनको पानी मिल जाती है, और पानी मिल जाती है तो वो जगह आर्द्र हो जाती है। पतझड़ तो है ही, पतझड़ इसलिए है ताकि पानी की कमी की वजह से पेड़ों को पत्तियां गिरानी पड़ जाती है। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ की वनस्पति पतझड़ नहीं होती। 200 से ज़्यादा है, जगह दलदली है, इसलिए सदाबहार है। 200 से कम है
तो ये माना जाता है कि पानी की कमी हो ही जाएगी गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी का जो इवेपोरेशन है और ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो ज़्यादा गर्मी होगी, तो पानी कमी होना तय है, जिसकी वजह से पेड़ों को पत्तियां गिरानी पड़ेगी। तो पतझड़ तो है, लेकिन चूंकि बारिश ज़्यादा हुई थी बोल के यहाँ पर क्या बोलेंगे, आर्द्र बोलेंगे। तो आर्द्र पतझड़ वनस्पति मानसून की वजह से होती है। अगर बारिश नहीं होती तो यहाँ पर कम होता, तो फिर पानी कम होता, तो आप उसे क्या बोलते हैं, शुष्क पतझड़ ही बोलते हैं। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, आर्द्र पतझड़। तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वाले वन को आप मानसूनी वन भी कहते हैं। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर क्या होती है। अब इनके वितरण की बात करें, विश्लेषण रुक जाइए, अभी वितरण की बात करें तो वितरण में आप बता दीजिएगा कहाँ कहाँ पाई जाती है। भैया वहाँ पाई जाएगी जहाँ पे वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। अब कहाँ पर बताएंगे, तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, पश्चिमी घाट याद रखिएगा, ये जो आपका पश्चिमी घाट है इसके पूर्वी ढाल की तरफ, इट मीन्स इस तरफ। हालांकि आप बोलेंगे उसका उस तरफ वृष्टि छाया प्रदेश है, वहां तो बारिश ही कम होती है, लेकिन आप इस तरफ से आने वाली बे ऑफ बंगाल से भी तो वर्षा होगी। अरब सागर का वृष्टि छाया होगा, लेकिन बे ऑफ बंगाल से बारिश होगी। तो इस जगहों पे, कई जगहों पे आपको क्या देखने को मिलेगी, 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होगी, और इस वजह से वहां पर क्या पाई जाएगी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति पाई जाएगी। तो पूर्वी ढाल, ठीक है, और इसमें भी कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, उदाहरण करके महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, वहां पर भी होती है, कर्नाटक, ठीक, केरल, तमिलनाडु, इन जगहों पे भी कई जगहों पे क्या होती है, 100+ बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आर्द्र पतझड़ देखने को मिलेगी। हिमालय का तराई क्षेत्र वैसे भी दलदली क्षेत्र है, जहाँ पर दलदल कम होंगे, या फिर उन जगहों पे जहाँ पे बारिश क्या हो रही है, कम हो रही है, वहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये मानसूनी वर्षा कम होती है या पर्याप्त होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आर्द्र पतझड़ वनस्पति पाए जाएंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ये जो निचला हिस्सा है हिमालय का, जो तराई क्षेत्र है, उन जगहों पे आपको क्या देखने को मिलेगी, आर्द्र पतझड़ वनस्पति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद कुछ और जगह भी है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हर जगह पर 200 से ज़्यादा बारिश हो। जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम बारिश होती है, वहाँ पर ये वनस्पति पाए ही जाएंगे। आप जैसे छत्तीसगढ़ में बारिश बात करें तो 125 से 150 होती है, तो क्या छत्तीसगढ़ के हर जगह पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही बारिश होती है क्या? नहीं, जहाँ 100 से कम होगी वहाँ शुष्क पतझड़ भी पाए जाते हैं, और छत्तीसगढ़ में लगभग आधे हिस्से में शुष्क पतझड़ भी पाए जाते हैं, आधे हिस्से में आर्द्र पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर ज़्यादा वर्षा हो रही है तो आप उसे आर्द्र के रूप में देखें, शुष्क के रूप में ना देखें, ऐसा नहीं है। उदाहरण के रूप में आप कौन सा, नॉर्थ ईस्ट में असम का ऊपरी भाग, तो मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का निचला भाग। खैर, प्रायद्वीपीय भारत के मध्यवर्ती भाग में, प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भाग की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको कई बहुत सारी जगहों पे 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में क्या होती है, बारिश होती है। इस वजह से जैसे कि क्या बोलेंगे, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी कम से कम 51.65% एरिया में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, आर्द्र पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। 51.65% एरिया में आर्द्र पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। तो ये भी आपका हो गया आपका, ठीक। तो आपका नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन पे, कई जगहों पे, प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्र में ये हो गया इनका वितरण, जहाँ पे बता दीजिए इन जगहों पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। अब इनके विश्लेषण की बात करें कि इसका क्या मतलब है विश्लेषण में, ठीक है। विश्लेषण में एनालिसिस, अब आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस में ये कर रहे हैं कि ये वहीं पाई जाएगी जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश हुई है, ऐसा नहीं किसी और जगह पाई जा सकती है, नहीं। वर्षा की भूमिका साफ साफ क्लियर है कि जहां पर बारिश 100 से 2 सेंटीमीटर के बीच में होगी वहां पर क्या होंगे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति पाए जाएंगे, ठीक है। ज्यादा हुए तो सदाबहार, कम हुए तो शुष्क पतझड़। इनके बीच की एक संक्रमणकालीन क्षेत्र में देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति। मानसूनी चरित्र, अरे भैया मानसून की वजह से ही इस वनस्पति का विकास हुआ है, मानसून की वजह से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मानसूनी वनस्पति कहते हैं। ये पूरी तरह से मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है, ये जो वनस्पति जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक महत्व की बात करें, ये जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति पाए जाते हैं, इनके अंदर जो वृक्ष पाए जाएंगे वो वृक्षों का नाम बता दूं, सागौन, साल, शीशम, चंदन, महुआ, आंवला। और इसमें भी मुख्य रूप से साल और सागौन की बात करें तो ये बहुत महंगी लकड़ियां होती हैं, जिनका प्रयोग फर्नीचर बनाने में, रेलवे स्लीपर में इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा संरचना की बात करें तो इन वनों में सदाबहार वनों जितनी सघनता तो नहीं होती, और ना ही इनका कैनेपी भी उतना घना होता है, लेकिन फिर भी भारत में इन वनों की बहुलता है।
फिर भी भारत में ये वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मैक्सिमम आर्द्र पतझड़ वनस्पति पाए जाते हैं, या फिर कहा जाए कि मैक्सिमम भारत में पतझड़ वनस्पति, जिसमें से आर्द्र पतझड़ सबसे ज़्यादा। मानवीय हस्तक्षेप की बात करें, चूंकि ये बहुत कीमती है, साल सागवान ये सब जो है, ठीक है। इसके अलावा जो मानव आबादी जो बढ़ रही है, उनका जो दबाव है, जिसकी वजह से पेड़ों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। कृषि के पर्पज से भी पेड़ों को क्या किया जा रहा है, कृषि के विस्तार के लिए भी, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, जमीन उतनी है, तो जमीन को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कहाँ की जमीन बढ़ाएंगे, जहाँ पे लोग बसे हैं उसको तो हटा नहीं सकते, तो जंगल काटो, पेड़ों को काटो। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, वनों के एक बड़े हिस्से को क्या कर दिया जा रहा है, समाप्त कर दिया जा रहा है, साफ कर दिया जा रहा है। तो ये हो गया एक छोटा सा विश्लेषण इनके वितरण का। तो वितरण और उनका विश्लेषण, इसके साथ आप इसके आंसर को, कहा गया 100 शब्दों में क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। 100 शब्दों में इसके आंसर को तैयार कर लेंगे। चलिए फिर अब यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, भारत में क्रोमाइट के भंडार और उत्पादन का सार दीजिए। दो चीज़ें पूछ रहा है, एक भंडारण पूछ रहा है और एक उत्पादन पूछ रहा है, और 100 शब्दों में है। 100 शब्दों में मतलब 8 नंबर, तो मैं 4 बांट देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि उत्पादन के मामले में ज़्यादा उत्पादन वाला एरिया है नहीं, क्योंकि उत्पादन ये पूछ भी रहा है क्रोमाइट, जिसका 100% उत्पादन उड़ीसा के सुगंधा घाटी क्षेत्र में होता है। बात खत्म हो जाती है। और क्या, उत्पादन जब है ही नहीं तो बताएंगे क्या, उत्पादन जब बाकी जगहों पे होता ही नहीं है तो बताएंगे क्या। फिलहाल भंडारण को विस्तारित करिएगा कि भारत में क्रोमाइट के भंडार उत्पादन में उड़ीसा राज्य का एकाधिकार है, और यह क्रोमियम का एकमात्र आर्थिक अयस्क है। क्रोमियम किससे मिलेगा, क्रोमाइट से मिलेगा, और औद्योगिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्रोमाइट के भंडार की बात करें तो भारत में क्रोमाइट का अनुमानित कुल भंडार कितना है, 203 मिलियन टन है। और राज्यों की बात करें तो उड़ीसा भारत के कुल क्रोमाइट भंडार का 90 से 95% से अधिक हिस्सा से वो केवल कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में केंद्रित है, 90 से 95% जो है। इसके अलावा सुकिंदा घाटी क्षेत्र जो उड़ीसा का, उस उड़ीसा के कटक और जाजपुर जिले में स्थित है। जो सुकिंदा घाटी क्षेत्र है जहाँ पर क्रोमाइट का उत्पादन किया जाता है, उड़ीसा के कटक और जाजपुर जिले में स्थित है। इससे सुकिंदा घाटी क्रोमाइट के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और यहाँ भारत के सबसे बड़े क्रोमाइट भंडार स्थित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, क्योंझर और ढेंकनाल जिले में भी महत्वपूर्ण क्रोमाइट भंडार है। अन्य राज्यों की बात करें, सीमित भंडार हैं कर्नाटक के मैसूर और हसन जिले में, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, झारखंड के सिरभूम जिले में, तमिलनाडु के सीतामपुरी क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में विशेष रूप से कोंडापाले और गोरावरन जैसे स्थानों में, और मणिपुर के तमेंगलोंग और उखरुल जिले में भी क्या पाया जाता है, क्रोमाइट के छोटे निक्षेप देखने को मिलते हैं। क्रोमाइट इसलिए आपको बताना है, नहीं तो मैक्सिमम जो विस्तार है वो कहाँ पर है आपका, उड़ीसा के सुकिंदा घाटी क्षेत्र में। लेकिन बाकी जगहों पे भी है, भले ही सीमित भंडार है, लेकिन आप बताएं, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा है कि आपको 100 शब्दों में लिखना है और आपसे भंडारण उत्पादन दो ही चीज़ पूछ रहा है। फिर यहाँ पर अगर अगला देखेंगे, उत्पादन की बात करें तो मैंने पहले ही क्लियर किया, उत्पादन जब है ही नहीं बाकी जगहों पे तो क्या करोगे। एकाधिकार है उत्पादन में उड़ीसा का। उड़ीसा भारत के क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा का लगभग 100%, लगभग बोल दिया हूँ, लगभग 100% है क्रोमाइट का एकमात्र प्रमुख उत्पादक राज्य। इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे अन्य राज्यों में भी कुछ भंडार हैं जहाँ से उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन नगण्य है। क्यों, जब 100 यही हो गया तो फिर काहे का उत्पादन फिर, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका क्रोमाइट का भंडारण उत्पादन। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न, लास्ट 2 प्रश्न बचे हुए हैं बस। भारत में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण, उसका लोकेशन की, लौह इस्पात उद्योग लगाना कहाँ चाहिए, उनका वितरण कहाँ कहाँ पर है, और उसमें भी एक स्टील प्लांट पूछ ही दिया, बोकारो स्टील प्लांट की जगह के बारे में बताइए, उनके अवस्थित सुविधाओं के बारे में बताइए। यहाँ पर पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जब भी लौह इस्पात उद्योग लगता है ना, तो आपके देखिए मुख्य रूप से कच्चा माल के रूप में, एक तो मुख्य रूप से कच्चा माल होता है। कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, यानी कि लौह अयस्क, लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क उसका कच्चा माल होगा, और दूसरा है आपका कोयला। दूसरा बता दीजिएगा कोयला। ये 2 क्षेत्र होते हैं, और एक होता है मार्केट। पहले मार्केट पे ध्यान नहीं दिया जाता था, अब मार्केट पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बनाने के बाद बेचोगे कहाँ पे, मार्केट में ही ना। तो मार्केट अगर दूर होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लगेगा उससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो कोशिश अब ये भी की जाती है कि मार्केट के नज़दीक हो। पहले क्या सोचते थे, नहीं कच्चा माल और कोयला क्षेत्र के नज़दीक होना चाहिए, लेकिन अब जो है वो दृश्य ये हो गया है कि मार्केट के भी नज़दीक होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली कोयला कच्चा माल वाले क्षेत्र में अगर इंडस्ट्री लगाओगे तो कोयला मंगाना पड़ेगा और मार्केट में बेचना पड़ेगा। कोयला क्षेत्र में लगाओगे तो कच्चा माल मंगाना पड़ेगा, मार्केट में बेचना पड़ेगा। ठीक,
यहाँ लगाओगे इनके बीच में तो कच्चा माल मंगाना पड़ेगा, कोयला मंगाना पड़ेगा और मार्केट में बेच देना होगा। दूर कहीं लगाओगे तो कच्चा माल भी मंगाओ, कोयला भी मंगाओ, फिर मार्केट ले जाके बेचो। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है भाई, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ना वो बढ़ जाता है तो चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कभी आपको किसी को 200 रुपये भेजना हो ना बस से, तो याद रखना बस वाला खुद 200 रुपये ले लेगा आपसे भेजने का, तो 200 भेजने का 200 रुपये लेगा, तो आपको कुल कितना पड़ा 400 रुपया, और मिला उसको कितना 200। किसको फ़ायदा किसको नुकसान बताओ, चलो किसको फ़ायदा किसको नुकसान, तो याद रखेगा जो फिर वो नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए भारत में लौह इस्पात उद्योग का स्थानीकरण मुख्य रूप से कच्चे माल वाले क्षेत्र और कोयला क्षेत्र पर किया जाता है मुख्य रूप से, क्योंकि लौह अयस्क और कोयला जो है मुख्य कच्चे माल के रूप में है और ये भारी और वजन घटाने वाले होते हैं। लौह अयस्क मंगाएंगे इतना ज़्यादा और बनेगा लोहा उससे कम, तो वो कहीं ना कहीं वजन क्या हो गया उसका, घट गया, मतलब मंगाया जितना था उतना नहीं बनता, ठीक है, उससे कम ही बनता है। इनके स्थानीयकरण के कारक की बात करें तो लौह अयस्क की उपलब्धता, ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पर पास में लौह अयस्क वाला क्षेत्र हो, और भारत के पूर्वी और मध्य पूर्वी भाग में उच्च श्रेणी के लौह अयस्क पाए जाते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये वो जगह है जहाँ पर लौह अयस्क का भंडार है, विशाल भंडार है, तो यहाँ पर आपको लौह इस्पात उद्योग लगाना चाहिए। फिर कोयले की उपलब्धता, तो लौह इस्पात उत्पादन के लिए कोकिंग कोयला, हमें कोकिंग कोयले की आवश्यकता होती है। याद रखिए कोयले को हम जहाँ कोल बोलते हैं और कोकिंग कोल को हम बोलते हैं कोक। याद रखिए कोयले के अंदर से नमी को जब दूर कर दिया जाता है भंजन आसवन विधि से तो वो कोयला बन जाता है कोक, तो वो कोयला बन जाता है कोक, जिसके मुख्य भंडार झारखंड, देखिए कोयले की बात करें झारखंड में झरिया बोकारो, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, उड़ीसा में तालचेर, ये सब जो कोयला क्षेत्र हैं इनके नज़दीक लगाओगे तो कोयला मंगाने के लिए बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। याद रखिएगा अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे तभी आप लो कॉस्ट में चीज़ों को बना पाएंगे, लोहा बना पाएंगे। अगर आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है लोहा बनाने की तो आप बेच नहीं पाओगे उसे, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है कि आप उसे बेच नहीं पाओगे, और नहीं बेच पाओगे तो आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो एक लौह अयस्क की उपलब्धता और एक हो गया कोयले की उपलब्धता, दो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अन्य कच्चे माल की बात करें तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चूना और मैग्नीज, चूना डोलोमाइट, ये भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में उपलब्ध है, और ये जो मैग्नीज है उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जल की उपलब्धता, जल भी इतना ज़रूरी है कि किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, और लौह इस्पात उद्योग है तो उससे निकला हुआ जो लोहा है वो इतना गर्म होता है कि हमें उसके लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है। पानी में रहकर वहाँ के लोग काम करते हैं, पानी बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा पानी मिलेगा वो जगह उतना अच्छा रहेगा। इसके अलावा इतने बड़े इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है, और बिजली बनाने के लिए या मंगाने के लिए, बिजली अगर पास में है तो बिजली मंगा ली जाती है, और बिजली अगर दूर है, मतलब जो विद्युत जो संयंत्र हैं, या फिर ये कहना चाहिए कि जो विद्युत संयंत्र जो है वो अगर दूर है, थर्मल पावर प्लांट अगर दूर है और वहाँ से ज़्यादा दूर से बिजली मंगा रहे हैं तो आपका बिजली का भी ट्रांसमिशन लॉस होता है, उससे भी बिजली महंगी हो जाती है। तो हमें छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान देना होगा। तो हम यहाँ कोयले से पानी को, ये जो आपका एक सेटअप होता है जिसको ये बॉयलर बोलते हैं, बड़ा सा विशाल सा ऐसा होता है, बड़ा सा लंबा सा एनटीपीसी सीपत या कहीं भी देखेंगे आप, बड़ा सा ऐसा गोल सा होता है, वो बॉयलर होता है। पानी को बॉयल किया जाता है, पानी बॉयल होकर क्या बनती है, स्टीम बनती है, और स्टीम से हम घुमाते हैं टरबाइन को, टरबाइन घुमाएंगे, टरबाइन के घूमने से एक यांत्रिक ऊर्जा जनरेट होगी जिसे जनरेटर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, और वहाँ की बिजली की जो ज़रूरतें हैं वो हमें पूरी में हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसलिए कोशिश करना चाहिए कि ये नदी वाले क्षेत्र में रहे तो अच्छा है। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, ये इन जगहों के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं इन नदियों के। श्रम की उपलब्धता, तो उद्योग वहाँ लगाने चाहिए जहाँ पर क्या हो, आसानी से सस्ते में श्रम मिल जाए। तो भारी उद्योगों के लिए कुशल और अर्ध कुशल श्रम की उपलब्धता भी एक कारक है, और ये पूर्वी राज्यों में आसानी से मिल जाती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ के जो मजदूर हैं ना वो बहुत सस्ते में काम करने को तैयार होते हैं, ठीक है। बाज़ार की निकटता, बनाने के बाद आप फिर देखो पहले कच्चे माल पर अधिक जोर दिया जाता था, अब तैयार उत्पादों को बाज़ार तक पहुँचाने की लागत भी देखी जाती है। अगर आप मार्केट बाज़ार नज़दीक नहीं है तो भी आपको नुकसान होगा। इसके बाद सरकारी नीतियाँ,
सरकार हमारे खुद इंडस्ट्री बना के दे रही है। देखिए लौह इस्पात उद्योग में भिलाई स्टील प्लांट हो गया, बोकारो हो गया, झरिया हो गया, बोकारो स्टील प्लांट हो गया, पश्चिम बंगाल का रानीगंज हो गया, उड़ीसा का राउरकेला हो गया, ये सब कौन बना के दे रही है? ये सब सरकार ही तो बना के दे रही है। तो सरकार ने इस इस्पात उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs के माध्यम से। ठीक है, ये टिस्को, इसको जो है वो टाटा इंडियन टिस्को, टाटा एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसको इंडियन स्टील कंपनी लिमिटेड, ये सब जो है वो जमशेदजी टाटा द्वारा निजी क्षेत्र का है। और सरकार का भी इसमें सहयोग रहा है बहुत ज़्यादा। सरकारी नीतियाँ और निवेश, सरकार ने निवेश किए बोल के हमारे पास सरकारी लौह इस्पात उद्योग हैं। तो ये हो गया आपका स्थानीयकरण। फिर अब बात करें वितरण की, तो वितरण में जितने भी लौह इस्पात उद्योग है वो बता दीजिए किन राज्यों में हैं और कौन कौन से हैं। तो इसके अलावा भारत का अधिकांश बड़े लौह इस्पात उद्योग जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में केंद्रित है। क्यों? क्योंकि इसी जगह को बोला जाता है भारत का रूर प्रदेश, ROR, रूर प्रदेश। जर्मनी की तर्ज पर इसको रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है कि जहाँ पर खनिज समृद्ध क्षेत्र होता है उसको रूर प्रदेश बोलते हैं। यहाँ पर पूर्वी भारत की बात करें तो झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील, बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट, उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट, और जब दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक में भद्रावती स्टील प्लांट या विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट बोले, और बेल्लारी में जिंदल स्टील, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम या वाइजैक स्टील प्लांट, या तमिलनाडु में सालेम स्टील प्लांट या सलेम स्टील प्लांट। तो ये सब उनकी ये हो गए वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। लौह इस्पात उद्योग ये हमारे भारत में है मुख्य रूप से। और जब आगे बढ़ेंगे तो अब बात करेंगे किसकी? बोकारो स्टील प्लांट की, कि बोकारो स्टील प्लांट जहां लगाया गया है वहां पर उनको कैसी सुविधाएं मिल रही है। तो इसमें कोयला क्षेत्र की निकटता, क्योंकि बोकारो खुद एक कोयला क्षेत्र है, बोकारो स्वयं एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा झरिया कोयला क्षेत्र के बहुत करीब स्थित है, झरिया भी कोयला क्षेत्र है। बाकी सबसे बड़ी कोयले की खान झरिया है और वो भी बोकारो के पास में ही है, झारखंड में ही है। तो ये इसको फ़ायदा मिल गया बोकारो स्टील प्लांट को। लौह की बात करें तो लौह कहाँ से? उड़ीसा के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले से प्राप्त होता है। तो झारखंड के बोकारो से उड़ीसा नज़दीक है, लगा हुआ है, नज़दीक है, और वहाँ से भी हमको क्या हो जाता है, आपको वहाँ से भी हम क्या मंगा लेते हैं? लौह मंगा लेते हैं, जो अपेक्षाकृत करीब है। इसके अलावा कीरीबुरु और मेघाहातुबुरु खदानों से भी ऐस की आपूर्ति की जाती है। वो ज़रूरी नहीं, कीरीबुरु याद रखिएगा, खदानों से भी ऐस की आपूर्ति होती है। और ये कोयला क्षेत्र में लौह का परिवहन रणनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण। ठीक है, याद रखिएगा। बेसिकली ये जो इंडस्ट्री है वो कोयला क्षेत्र आधारित इंडस्ट्री है, और यहाँ पर हम लौह का क्या कर रहे हैं? परिवहन कर रहे हैं, लौह का मंगा रहे हैं। और जनरली लौह इस्पात उद्योग में कई लौह इस्पात उद्योग ऐसे होते हैं जो लौह के क्षेत्र में होते हैं, वहाँ कोयला मंगा रहे होते हैं। तो बस यही होता है दोनों चीज़ में, अगर कोयला क्षेत्र में है तो लौह का मंगा रहे हैं, और लौह के क्षेत्र में है तो कोयला मंगा रहे हैं। यहाँ पर हम किसका परिवहन कर रहे हैं? लौह का क्या कर रहे हैं? परिवहन कर रहे हैं। इसके अलावा जल की उपलब्धता की बात करें तो बोकारो जो स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट, वहाँ पर बोकारो नदी बहती है। तो बोकारो नदी की जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है, तो उसका भी एक फ़ायदा मिल जाता है कि बोकारो नदी से हम जल की आपूर्ति कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला यहाँ पर देखेंगे कि श्रम की बात करें तो ये जो झारखंड है वहाँ पर भी सस्ते श्रम हमें आसानी से मिल जाते हैं, मजदूर मिल जाते हैं, हमें कुशल भी मिलते हैं, अर्धकुशल भी मिल जाते हैं आसानी से। ठीक है, परिवहन नेटवर्क की बात करें तो भैया ये जो झारखंड जो है ना, झारखंड का बोकारो जो है ना, यहाँ पर विकसित रेल और सड़क नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेशनल हाईवे 23 और रेल लाइन की बात करें तो हावड़ा दिल्ली हावड़ा मार्ग पे ये स्थित है, ये इसको फ़ायदा मिल जाता है। बाज़ार तक पहुँच की बात करें तो बोकारो से नज़दीक है कौन सा? औद्योगिक केंद्र कोलकाता, दुर्गापुर और आसनसोल। ये पास के बड़े औद्योगिक केंद्र हैं जहाँ पर आप अपने लोहे को क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। इसके अलावा सरकार का समर्थन, तो सरकार का भी सहयोग है। 1959 में यूएसएसआर के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ का भिलाई स्टील प्लांट भी यूएसएसआर के सहयोग से 1959, झारखंड का बोकारो 1964 है। 1964 में झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। ठीक है, बोकारो 1964। और जो पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर है, उड़ीसा का क्या बोलते हैं राउरकेला है, छत्तीसगढ़ का जो भिलाई स्टील प्लांट है वो 1959 में स्थापित किया गया था। और ये जो
वो दूसरी पंचवर्षीय योजना से, और ये जो झारखंड का बोकारो स्टील प्लांट है 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना से क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, और ये भी यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो आपने ये बताया बोकारो की स्टील प्लांट की अवस्थितिक क्या बोलते हैं सुविधाएं, कि वहाँ पर स्थापित करने की हमको कौन कौन सी सुविधाएं मिली। चलो, अब दक्कन ट्रैप की विशाल प्राकृतिक संसाधन की क्षमता। तो दक्कन ट्रैप के होने पर, मतलब दक्कन की चट्टानों के होने से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या प्राकृतिक संसाधन मिल रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। तो पहले तो समझ लो दक्कन ट्रैप, जिसे दक्कन का पठार कहते हैं। तो दक्कन ट्रैप जो एक सीढ़ी नुमा आकृति बनती है, वो एक पठारी क्षेत्र होता है जिसको हम दक्कन का पठार बोलते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम, और भारतीय उपमहाद्वीप नहीं बोला चाहिए, भारत के पश्चिमी और मध्य भाग में फैला हुआ है। जो हमारे भारत का ये जो दक्कन का पठार है, ये तो भारत का पश्चिमी और मध्य भाग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये मुख्य रूप से क्या बता देंगे यहाँ पे इनके बारे में, कि यह मुख्य पहचान है कि करोड़ों साल पहले एक ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान यहाँ पर दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अंदर से जब मैग्मा निकलेगी तो उस विस्फोट को ज्वालामुखी विस्फोट ही कहेंगे, और इससे यहाँ पर एक पठार का निर्माण हुआ जिससे आप, और जो अंदर से मैग्मा बाहर निकल गई, तो मैंने बताया था जो बाहर निकल गई वो बासाल्टिक रॉक कहलाएगी, यानी बासाल्टिक लावा कहलाएगी, और जो अंदर रह गई वो ग्रेनाइट बनेगी फाइनली। और इसके अलावा 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये क्या है, फैली हुई है, वो भी याद रखिए। इसके अलावा यहाँ पर हमें प्राकृतिक तौर पे क्या मिला, तो बासाल्टिक रॉक से या बासाल्टिक लावा से हमें क्या मिला, काली मिट्टी मिली, जीवनदायिनी काली मिट्टी बनी, जिसे महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो ये इनकी खासियत है कि दक्कन ट्रैप से एक बड़ी मात्रा में हमें कौन सी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी मिलती है। इसके अलावा इसके बारे में कि इसकी जल धारण क्षमता असाधारण होती है, इसमें लोहा और मैंगनीज और चूने की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा गन्ना, ज्वार, बाजरा, तिलहन और विभिन्न दालों की भी बम्पर पैदावार होती है, मतलब बहुत अधिक पैदावार होती है। और बता दूं आपको बहुमूल्य खनिज संपदा, एक तो मूल चट्टान जो है वो खुद बासाल्ट है, बासाल्ट चट्टान, और इसमें कठोरता की वजह से और टिकाऊपन की वजह से ये सड़क के निर्माण में, रेलवे, गिट्टी के रूप में, भवन निर्माण में, कंक्रीट बनाने में इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट की बात करें तो दक्कन चट्टानों में बॉक्साइट भी पाई जाती है। महाराष्ट्र, कोल्हापुर, सतारा, मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। महत्वपूर्ण भूजल संसाधन, जब बाहर निकली तो इसमें ऐसी दरारें पड़ गई कि इन दरारों में जल स्टोर्ड रहता है। बासाल्टिक रॉक में असंख्य दरारें हैं, जोड़ हैं, गुहाएं हैं। ये संरचनाएं पानी को भीतर सोखने और संग्रहित करने के लिए उत्कृष्ट माध्यम बनती है। ये भी बता सकते हैं भूजल संसाधन, ज़मीन के अंदर पानी है, लावा ठंडी हो गई, सब कुछ ठंडा हो गया, पानी अंदर है। भविष्य की ऊर्जा, ऐसी इनकी कई सारी जगहों से अभी भी गर्म पानी की फव्वारें निकलती हैं, जैसे बलरामपुर के ताता पानी में पानी का फव्वारा निकलता है। तो इसका भी, और जब ज़मीन के अंदर से जो गर्म पानी का स्रोत निकलता है उससे भी हम टरबाइन को घुमाकर बिजली बना सकते हैं, क्योंकि नेचुरल तरीके से वो पानी निकल रहा है लगातार। टरबाइन सेटअप लगा दो, उस प्रेशर की वजह से टरबाइन घूमती रहेगी, बिजली बनती रहेगी। तो ये देखिए दक्कन ट्रैप क्षेत्र में विशेषकर कोंकण तट पर कौन सा, उन्हावरे और तुराल, कई गर्म पानी के झरने पाए जाते हैं। ये झरने पृथ्वी के अंदर की गर्म भूतापीय ऊर्जा का संकेत देते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है, भविष्य की ऊर्जा का एक माध्यम है कि यहाँ पे गर्म पानी के झरने बहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा वन उत्पाद की बात करें, काली मिट्टी का क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर डेफिनेटली, और चूंकि इन जगहों पे वर्षा क्या होती है, कम होती है, इस वजह से यहाँ पर क्या बोलेंगे, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और ये इमारती लकड़ी, ईंधन और कुछ वन उत्पाद का स्रोत है। पर्यटन की बात करें तो पर्यटन के मामले में देखा जाए कि पहले तो यहाँ पर सीढ़ीदार भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, तो जो लोगों को लुभाती है। प्राचीन ज्वालामुखी परिदृश्य है, इन सब कारणों से। इसके अलावा बासाल्टिक चट्टानों में खुदी हुई अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं हैं, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसको देखने के लिए लाखों पर्यटक जो हैं वो आते हैं। ये हो गया आपका दक्कन के पठार के बारे में। ठीक है, दक्कन के पठार के बारे में। तो ये आपका 125 शब्द का आंसर आपको जो लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत तो आप इसे लिख सकते हैं 125 शब्दों में आसानी से आप लिख पाएंगे। तो ये रहा एक छोटा सा विश्लेषण इंडियन ज्योग्राफी का, जो पेपर नंबर 5 के भाग 2 में शामिल है।
आशा करता हूँ कि इस वीडियो का आपको फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर। ख्याल रखिएगा।